बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट लेजर की थोड़ी डिस्कशन देखेंगे। सम्स में जाने से पहले अगर आपके पास चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सम्स में यूज़ होने वाले वर्ड्स और उनके ट्रीटमेंट अगर पता हो तो आप लोगों को सम्स समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़े से वर्ड सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लेजर करने के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और सम्स करने के समय कौन कौन से वर्ड हमारे पास आते हैं और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले, पर्पस और फॉर्मेट देखने से पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग में देखिए मेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट मीन टू स्पेंड मनी आउटसाइड द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम विच आर नॉन ट्रेडिंग इन नेचर। अगर मान लो आप कहीं पैसे लगाकर एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग इन नेचर। मतलब आप एक व्यवसाय कर रहे हो, आप माल खरीदोगे, बेचोगे, इस तरह की एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर आप कहीं पैसा लगा दिए और पैसा लगा के छोड़ दिए, वो अलग बिजनेस है, वहाँ कारोबार होगा, वहाँ फ़ायदा हुआ तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरह के जगह पर जब हम लोग पैसे लगा के छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इन नेचर। और इन्वेस्टमेंट एक नॉन ट्रेडिंग इन नेचर वाला आइटम होता है। आगे दे रहा है कि यूजली मनी इज़ इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाए, शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनीज में अगर आप पैसे लगाते हो तो ये सबको इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रीट किया जाता है। आगे आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो। देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट। फर्स्ट मेंशन किया है एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट विच आर मेड परमानेंटली फॉर ए रेगुलर इनकम आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप एक परमानेंट रेगुलर इनकम के लिए कहीं अपने बिजनेस से बाहर पैसा लगाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स नेचर का होता है। इसलिए आगे देखिएगा मेंशन किया है, दैट इज़ वाई इफ़ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सच सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, आप लोग याद रखिएगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये चीज़ आपको मिलेगी, स्पेशली जब आप कंपनीज अकाउंट के चैप्टर्स करोगे तब आपको ये देखने का मिलेगा कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कब कैपिटल रिजर्व में होगा? जब आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उस समय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं होता। सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो आपको मिलेगा एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मतलब आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में भी लगा सकते हैं पैसा। ये कब होता है? समटाइम्स ए बिजनेस वांट्स टू इन्वेस्ट इट्स आइडल कैश प्योरली ऑन ए टेम्पोररी बेसिस, ऑफ कोर्स इफ द रेट ऑफ अर्निंग इज़ हायर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे को आप सोच रहे हो कि अगर हम अभी बिजनेस में लगाएंगे तो जितना कमाई होगा उससे अच्छा अगर शॉर्ट टाइम के लिए हम कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दें तो उससे ज़्यादा हम लोग कमा सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी बिजनेस ये भी करता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टाइम के लिए बचे हुए पैसे को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देता है। इसमें जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब इस इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होता। आप देखिए आगे मेंशन किया है, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड इज ट्रीटेड एज करेंट एसेट्स। आप देखिएगा कहीं कहीं करेंट एसेट्स में ये वर्ड रहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। या कभी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दिखाना पड़े तो आप किसके हेड के अंदर दिखाओगे? करेंट एसेट के अंदर। आगे देखिए, दैट इज़ वाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू कैपिटल रिजर्व। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। आगे देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को भी दो पार्ट में डिवाइड करके बताया जा रहा है। एक आपको बता रहा है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ और दूसरा है
वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह पैसा लगा रहे हो जहाँ से आपको फिक्स बता दिया है कि आपको 10% या 12% या 15% इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा, तो ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम लोग नाम देते हैं फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, देख लीजिए। इफ़ वी परचेज 1000 10% गवर्नमेंट बॉन्ड for rupees 100, interest is being payable on 30th September and 31st March. We will have an income of rupees 10,000। कैसे निकाला? 1000 आपने खरीदा है बॉन्ड, 100 रुपया का रेट है, 1000 इंटू 100 करोगे तो आएगा 1,00,000 और आपका इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 1,00,000 का 10% आपका इनकम बनेगा कितना? 10,000। और ये 10,000 का इनकम आपको साल में 2 बार, 31 सितंबर को और 31 मार्च को 5-5 हज़ार करके मिल जाएगा। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। दूसरी तरफ होता है वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी शेयर में पैसा लगाया है, तो शेयर के ऊपर मिलने वाला डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है या नहीं, या देना भी है तो कितना देना है। तो इसलिए अगर हम लोग किसी शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारे लिए फिक्स नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, आगे देखिए कुछ टर्म आया है हमारे पास, ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। आप जब भी इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे या बेचोगे, यहाँ पैसा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ अदर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी या टैक्स। तो इसका जनरली ट्रीटमेंट होता है कि ब्रोकरेज परचेस करने के समय हमारे कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है, इसलिए हम लोग ब्रोकरेज को परचेस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और सेल करने के समय जब हम लोगों को पेमेंट मिलता है सेल करने के बाद, तो उसमें से ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स का खर्च काट लिया जाता है। तो सम्स करने के समय ध्यान में ये रखना होगा कि अगर ब्रोकरेज या टैक्स वगैरह आया है तो परचेस करने के समय परचेस कॉस्ट में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, और सेल करने के समय सेल कॉस्ट से हम लोग इसको डिडक्ट करके तब शो करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख भी सकते हो, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो कॉपी पेन लेकर बैठें और इसको लिखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती रहेंगी। आगे देखिए लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के समय हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो आप लोग इसको सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास 11 वाला कॉन्सेप्ट है, आप लोग सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, और एसेट जब भी खरीदा जाता है डेबिट होता है, इसलिए हम लोग जब बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसे परचेज हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एसेट्स बढ़ा, तो डेबिट में रिकॉर्ड किए। इसी तरीके से जब भी हम लोग सेल करेंगे तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सेल करने के समय दो वैल्यू हमारे सामने आती है, एक मार्केट कॉस्ट और एक हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान में ये भी रखना पड़ता है कि सेल करने की ट्रीटमेंट सम्स में बताई हुई रहेगी, लेकिन सेल करने के बाद अगर मार्केट कॉस्ट और आपके अपने कॉस्ट में डिफरेंस हुआ तो वो डिफरेंस आपके प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करेगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करके अलग से दिखानी पड़ेगी। ये वाली पूरी की पूरी बात आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ and consideration received toward capital at the time of sales reveals the profit or loss of the sale of investment। अगर मान लीजिए आपका जितना कॉस्ट है मार्केट में आप उससे ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका जितना कॉस्ट खरीदा हुआ था आप उससे मार्केट में कम में बेच रहे हो तो आपका लॉस होगा, और ये लॉस और प्रॉफिट फाइनली एडजस्ट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जब भी हम लोग सम्स बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डिफरेंस को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं और इसको कहाँ पर
शो करते हैं। आगे आपको लास्ट में मिल रहा है एडजस्टमेंट में बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस करने पर बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी तो हम लोग लेज़र की तरह कर लेते हैं। लास्ट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि बैलेंस करने के बाद जितना भी इंटरेस्ट बचेगा वो इंटरेस्ट फाइनली ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरली इंटरेस्ट का डेबिट साइड में बैलेंस बचता है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये चीज़ आप लोग भी जानते हो कि इंटरेस्ट अगर आप रिसीव करते हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट है और जितने भी साल का प्रॉफिट होता है वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में अगर हम लोग लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट जब बनेगा तो उसके क्रेडिट में चला जाएगा बाई इंटरेस्ट। इसके बाद आगे एक और ट्रीटमेंट आ रहा है कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड प्राइस और एक्स इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड प्राइस। हमने पूरी चीज़ अभी रीड नहीं की थी परचेज और सेल वाली। जब आप परचेज और सेल वाली ट्रीटमेंट पूरा लिखोगे, इन केस अगर आप लिखना चाहते हो, तो आप उसमें देखोगे कि ये वर्ड भी आपको मिलेगा कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट या कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड। इन दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड प्राइस जब भी दिया रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे कॉस्ट में इंटरेस्ट का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड है, और चूंकि हम लोग इंटरेस्ट का अलग से कॉलम मेंटेन करते हैं तो कॉस्ट में हम लोग इंटरेस्ट को जोड़कर इंक्लूड करके नहीं दिखाते। तो जब भी आपके सम्स में ट्रांजेक्शन में ये लिखा रहेगा कि आपका जो कॉस्ट है या जो आप कॉस्ट निकालोगे वो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा, तो आप ध्यान रखोगे कि आपको अपने कॉस्ट में से इंटरेस्ट को लेस करके जो फिगर मिलेगा वो आपको कॉस्ट वाले कॉलम में दिखाना पड़ेगा और इंटरेस्ट को अलग से दिखाएंगे। तो कम इंटरेस्ट प्राइस इंडिकेट करता है कि आपके कॉस्ट में इंटरेस्ट का प्राइस जुड़ा हुआ है और वो आपको माइनस करके जो बैलेंस कॉस्ट बचेगा वो दिखाना है। और अगर मान लीजिए सम्स में मेंशन किया है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है या एक्स डिविडेंड प्राइस है, तो एक्स वर्ड इंडिकेट करता है कि आपके कॉस्ट में इंटरेस्ट या डिविडेंड जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो भी कॉस्ट निकलेगा वो डायरेक्ट हम लोग सम्स में दिखाएंगे और इंटरेस्ट को निकाल कर अलग से दिखाएंगे। इस केस में हम लोग इंटरेस्ट को कॉस्ट से माइनस नहीं करते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं जो आप देख रहे हो, एक्स इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड प्राइस, कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड प्राइस, बैलेंस करने पर जो बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो डिफरेंस आएगा आपके कॉस्ट प्राइस और मार्केट के जिस प्राइस में आपने बेचा है, तो वो ट्रांसफ़र होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वो इंडिकेट करेगा आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसके बाद आप सेल करोगे तो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे, परचेस करोगे तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे। ब्रोकरेज का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, परचेस करने के समय ऐड करेंगे, सेल करने के समय लेस करेंगे। वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की मीनिंग, ये हम लोग अभी पूरा का पूरा इसमें देखे हैं। ऐसे दो और भी वर्ड आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो एक जनरल मीनिंग है, सम्स में उसका कुछ खास लेना देना नहीं होता। जैसे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप परचेस करके विदिन 12 मंथ्स अगर आप उसको सेल कर देते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर एक साल से ज़्यादा के लिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को रखते हो तो जनरली उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 4-5 पॉइंट से ध्यान से देखिएगा, इससे आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि हम लोग ये अकाउंट क्यों बनाते हैं। सबसे पहला लिखा है इट हेल्प्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सिक्योरिटी सेपरेटली। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है जो शेयर्स में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने से हर सिक्योरिटीज़ का एक सेपरेट रिकॉर्ड उसके सामने होता है। दूसरा लिखा है इट हेल्प्स टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या है, कितना है,
ये चीज़ आप इजीली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर देख सकते हो। नेक्स्ट लिखा है इट इज़ हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो ये हमको हेल्प करता है ये निकालने में कि हम लोगों का इंटरेस्ट कब मिलने वाला है। जैसे हम लोग अभी ड्यूरिंग डिस्कशन देख रहे थे कि एक जगह एग्जांपल आया था कि एक कंपनी हमको 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट देती है। तो 30 सितंबर और 31 मार्च को हम लोग कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड पाएंगे ये जानने में हमारा ये अकाउंट मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करा इट इज़ हेल्पफुल इन असर्टिंग द अमाउंट एक्रूड इनकम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के बाद आप कितना अमाउंट एक्रूड करते हो इनकम, यानी कितना इनकम आपका बनता है, वो चीज़ निकालने में इसमें मदद मिलती है। और लास्ट एक पॉइंट लिखा है इट फैसिलिटेट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो उसको बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये चीज़ निकालने में भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा हेल्प करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का पर्पज़ है। फॉर्मेट में आप देख सकते हो एक सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ दिया है, मगर ध्यान रखिएगा दिस फॉर्मेट इज़ इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब दिमाग में ये मत बिठा लीजिएगा कि बस इतना सा होगा, एक दो लाइन नई इसमें मिल सकती है। तो अगर सम्स बनाने के समय एक दो लाइन आपको मिले तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल सेंस में देखिएगा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट थोड़ा हेवी है, मैं बता रहा हूँ, जब सम्स करेंगे तो हम लोग फिर से फॉर्मेट देख ही लेंगे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा है। कॉलम में रहेगा हमारा डेबिट साइड में डेट पार्टिकुलर्स, एक फेस वैल्यू का कॉलम है। फेस वैल्यू के जगह कहीं कहीं नॉमिनल वैल्यू भी लिखा रहता है, वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक इंटरेस्ट का कॉलम रहेगा और एक कॉस्ट का रहेगा। क्रेडिट साइड में भी डेट है, पार्टिकुलर्स है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट का कॉलम। एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करके सम से स्टार्ट करते हैं। परचेज हुआ तो डेबिट में दिखाएंगे, सेल हुआ तो क्रेडिट में। इंटरेस्ट अगर पाएंगे तो बाय बैंक करके क्रेडिट में दिखाते हैं। और इन्वेस्टमेंट को बेचने पर अगर लॉस हुआ तो बाय पीएल करके चला जाता है पीएल में, और अगर बेचने में प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल अकाउंट करके हम लोग इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल में। फाइनली हम लोग बैलेंस करते हैं तो बाई बैलेंस सीडी करके निकालते हैं, जैसे एक लेजर को बैलेंस किया जाता है। इसमें एक और चीज़ मेंशन नहीं है, वो ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट की जो भी बैलेंस आती है वो लास्ट में हम लोग टू पीएल अकाउंट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर में आपको टू पीएल अकाउंट करके मिल सकता है इंटरेस्ट ट्रांसफ़र का बैलेंस। तो ये फॉर्मेट एक सिंपल सा दिया है, आप इसको कंप्लीट मान के मत चलें। हम लोग जब सम्स करेंगे तो उसमें देखेंगे कि फॉर्मेट बनाकर कौन से आइटम को किस साइड में दिखाया जाता है। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू छोटा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का समझ में आया होगा। जब हम लोग सम्स करेंगे तो इसको फिर से एक बार देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।